अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। स्क्रीन दिख रही है ना? डेंसिटी के बारे में मैंने खुद से पढ़ने बोला था। कितने यस बच्चों ने सर। पढ़ लिया? नहीं। हाथ उठाओ डेंसिटी स्टडी करने वाले। वेरी गुड। ठीक है। क्या पढ़े सकीना डेंसिटी के बारे में? बोलो। उम्मे हानी क्या पढ़े डेंसिटी के बारे में? सबसे पहले तो डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम पे काम करता है, मतलब अपॉन हाँ, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। रेशियो। फिर उसके बाद डेंसिटी एक मेजरमेंट है जो कंपेयर करता है अमाउंट ऑफ मैटर को ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। हाँ, वही मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, सिर्फ फिजिकल इसका क्वांटिटी। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है पॉइंट SI आवाज यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, और ऐसा यूनिट नहीं है, फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम हाँ और CGS यूनिट ग्राम अपॉन मिलीलीटर हाँ, और SI यूनिट केजी अपॉन MQ। केजी अपॉन मीटर क्यूब होगा वो, या मीटर क्यूब बोलेंगे, और उसको सीएम क्यूब की जगह पर एमएल बोल सकते हैं, वो ठीक है। ग्राम पर एमएल। मीटर क्यूब की जगह पर लीटर बोल सकते हैं क्या? बोलो सब। मिलीलीटर बोल सकते हैं। डायरेक्ट 1 मिलीलीटर पर मिलीलीटर बोल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट मिलीलीटर सीएम माइनस क्यूब की जगह पर मिलीलीटर बोल सकते हैं, ग्राम पर सीएम क्यूब। लेकिन जो एसआई सिस्टम है एमकेएस, उसके अंदर केजी पर मीटर क्यूब सही है, लेकिन क्या केजी पर लीटर बोला जा सकता है? नहीं नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर रहता है। सेंटीमीटर क्यूब और एमएल बराबर हो जाएगा, वो चल जाएगा उधर। दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसने इसके अलावा कुछ पढ़ा, जैसे डेंसिटी का डिफाइन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है,
उसके अलावा? वेपर डेंसिटी। हम्म यस सर। क्या पढ़े? सर मैंने पढ़ी कि गैस विथ स्मॉल मोलार मास जो रहता है ना उसकी हम्म, डेंसिटी लो रहती है, और जो गैस का लार्ज मोलार मास रहता है ना उसकी डेंसिटी हाई रहती है। और टेम्परेचर और प्रेशर से भी मास चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होता है ना टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो हाँ, इसके लिए डेंसिटी चेंज रहती है, वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो। वेरी गुड वेरी गुड। डेंसिटी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक पॉइंट, बहुत अच्छे। और कोई? डेंसिटी कौन कौन डेंसिटी से ऑफ फैक्टर से चेंज होती है ये बताई महरीन ने, क्या कैसे सर, सर? कैसे? हाँ, वेरी गुड। और बोलो। डेंसिटी ऑफ गैस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मोलर मास। वही जो उसने हिंदी में बोली वही आपने इंग्लिश में बोला, है ना? वही चीज सेम। ठीक है। ये ये रुमाल दिख रहा है सबको? रुमाल छोटा सा, स्क्रीन पे नीचे देखो। यस सर। यस सर। सपोज ये 2 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 2 ग्राम। सपोज इसका मास 2 ग्राम है। 2 ग्राम मत बोल रहा हूँ ना, मास बोल रहा हूँ। अब ये मैं फेंक के मारू किसी को तो लगेगा क्या? नहीं। ठीक है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं मारू फेंक कर जोर से तो लगेगा थोड़ा बहुत। हाँ। ठीक। यस। मास क्या बढ़ गया ना इसका मास? नहीं। नो सर, मास बढ़ा वॉल्यूम नहीं कम क्या? हो गया। हाँ, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंस हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें बताता है कि बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक फिक्स मास का आप जितना स्पेस कम 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 करते जाएंगे उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ते जाएगी। वही तो किया मैंने यहाँ पर, मास वही था फिक्स, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम करते गया, डिनोमिनेटर छोटा करते गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट आप सबने बताया। ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, सीजीएस यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल भी बोल सकते हैं। डेंसिटी का सिंबल किसी ने देखा? यस सर। यस सर। यस क्या? सर, एक ही तरह है कुछ। पी की तरह। हाँ सर रो टाइप में, रो। हाँ। फिर उसके बाद वो जो मोलार मास वगैरह वाली जो प्रॉपर्टी है वो आगे मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है। और कोई फॉर्मूला आपने देखा वेपर डेंसिटी से हाँ, रिलेटेड? मैंने देखी थी। हाँ, क्या? मोलार मास अपॉन 2। हाँ, यस मोलार मास। यस सर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी, वो मोलार हाँ मास अपॉन 2 होती है। फिर किसी एम ने अपॉन वी भी था। हाँ, एम अपॉन वी भी था कुछ ऐसे ही। एम अपॉन भी यही हुआ ना बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ हाँ, अरे हाँ। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो इतनी भी पता होगी तो चलेगी आपको। अगले दिन अपन डेंसिटी पर खास सम करेंगे जब अपन गैस के लॉस सीखेंगे ना। जब तक मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं सिखाता, डेंसिटी के सम नहीं सिखा रहा हूँ, रोक के रखा हूँ। एक साथ सब धड़ाधड़ डेंसिटी के सम करेंगे। हालांकि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है तो आपको ये सम आ जाएंगे करने के लिए। स्टेट बोर्ड वालों को नहीं है वो सब सम, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को ये कराना है मुझे, चैंपियन बैच के बच्चों को। मोलार मास अपॉन 2 इस पे ये सब फर्स्ट चैप्टर से ही आ जाते हैं। सिंपल है ना। अगर आपको मोलार मास पता है या मोलार मास निकालने आता हो तो आप ये सम कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? क्यों नहीं करेंगे? नेट की स्पीड स्लो होगी बेटा, नेट की स्पीड स्लो रिफ्रेश का नेट नेट का ही देखो। अगर किसी को कभी कनेक्टिंग दिखाए या फेल टू ज्वाइन मीटिंग दिखाए तो उसका एक ही मतलब होता है कि नेट की स्पीड स्लो है। ज्वाइन हो गया अब्दुल अहद? अब्दुल अहद हाँ सर। हो गया ना? ठीक है।
तो तुम लोग मीटिंग लीव करके ज्वाइन करो। अगर कुछ ऐसा रहेगा तो दोस्तों में आपस में डिस्कस कर लो, है ना? तो फटाफट मालूम पड़ जाएगा कि किसकी गड़बड़ है, पर्सनल है या क्लास की तरफ से। ठीक है, अभी मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अभी 53 का, ये कोई 54 है। देखो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज में हमने सारी एक एक करके देख ली। एक दो मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था। गैस का वॉल्यूम मास निकालने के लिए एक आसान तरीका होता है कि भरे हुए कंटेनर में से खाली कंटेनर के मास को माइनस करो। केजी में नॉर्मली करेंगे या ग्राम में भी चल जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। गैस कितनी स्पेस लेता है? जितनी कंटेनर की स्पेस होती है, प्रोवाइडेड वो कंटेनर एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, फिर गैस की स्पेस से रिलेटेड हमने कुछ यूनिट्स बहुत सारे अलग अलग देखे थे। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर के बारे में कुछ स्केल्स देखी थी, वो भी हो चुका है। प्रेशर के बारे में मैंने कल आपको बताया, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स देखे। कितने बच्चों ने वो बिना देखे सारे यूनिट्स लिखने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जो जो कल सर के लेक्चर में हुआ, सर जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। बिना देखे पहले अटेम्प्ट किया, बिना देखे। सर आपकी आवाज अब भी आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर। ठीक है, गुड। हर बार मुझे वही बच्चे के नाम दिखते हैं, हाँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा नहीं, मतलब आफ्टर 1 ईयर, ज्यादा दूर नहीं, 1 साल बाद। ठीक है, जो डेली बेसिस पर वो जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ ना, वो अमल करेगा, वो 1 साल बाद जो है ना, वो फर्क दिखाएगा। मैं हर साल देखता हूँ। टेस्ट वेस्ट भी हो गया था अपना, कोई पास भी हो गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस लॉस की। वो हेडिंग गलती से वो पेज मैंने वहां तक रख दिया। बेसिकली आप चैप्टर के अंदर ना कुछ खास लॉस देखेंगे, उसमें से ये 4 लॉज आप लोग देखने वाले हैं। आप एक हेडिंग डालिए, गैस लॉस। गैस लॉस, बेसिकली जितने भी लॉ अपन पढ़ रहे हैं ना, ये गैस से रिलेटेड है। गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इन 4 क्वांटिटी से, ये मेजरेबल क्वांटिटीज है या ना? हाँ। ठीक है, लगभग 100-150 साल पुराने अलग अलग लॉज है। वो उन सब के मेजरेबल क्वांटिटीज, प्रेशर, मतलब उनकी जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है आपस में, उनको दर्शाता है अलग अलग तरीकों से। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम में एक्सपेरिमेंट करके कुछ बात दुनिया के सामने पेश करी। अब ये सेंटेंसेस और लॉस तभी समझ में आएंगे जब मैं समझाऊंगा आपको, हाँ? तो अभी खाली हेडिंग बता रहा हूँ। तो लिखिए गैस लॉस में, लॉस विच शोज, लॉस विच शोज रिश्ता बिटवीन, रिश्ता, रिलेशनशिप, लॉस विच शोज रिश्ता बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम। प्रेजेंटेशन भटक गया है मेरा, खुद ब खुद चल रहा है। प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एंड नंबर ऑफ मोल्स।
are known as gas laws. उसमें सबसे फेमस सबसे पहले बॉयल्स लॉ है। मैं पूरा आपको बता दूंगा, फिर एक साथ लिख लेना। ध्यान से देखो, पहले सब है, स्टेटमेंट वगैरह एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट। सबसे पहला है आपका बॉयल्स लॉ। उसको कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आमतौर पे इस लॉ को टीचर कुछ ऐसा समझाते हैं कि अगर मैं बाहर से गैस पर प्रेशर लगाऊंगा तो अंदर गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाँ या ना? ये दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते, कुछ गड़बड़ चल रही है, और रुको मैं जरा बंद कर, प्रेजेंटेशन खुद ब खुद चल रहा है सब। हम्म तो समझाया नॉर्मली ऐसे जाता है कि अगर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, उन पर अगर हम बाहर से प्रेशर लगाए, देखो बाहर से प्रेशर लग रहा है तो अंदर गैस का वॉल्यूम बोलो कम कम हो रहा है, कम हो जगह जा रहा तंग हो रही है ना। प्रेशर लगाने पर चीजें तंग हो जाती है, जगह कम हो जाती है। बट ये बात गलत तो नहीं है, लेकिन इसकी हकीकी मानी ये नहीं है बॉयल्स लॉ की, ठीक है। इसकी हकीकी मानी ये है कि अगर आपने गैस का वॉल्यूम कम किया तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। हकीकत में तो ये हो रहा है कि अगर मैं गैस का स्पेस कम करूं, पढ़ाऊ कैसे मुझे समझ नहीं रहा है। मैं 1 मिनट प्रेजेंटेशन बंद करके फिर से चालू कर रहा हूँ, लोड होने थोड़ा टाइम चाहेगा, सब बड़े बड़े प्रेजेंटेशन है ना, पूरे पूरे चैप्टर है सब। मैं तब तक बोलता हूँ, तुम लोग सुनो, इमेजिन करो। ऐसे इसको ऐसे सोचो कि अगर हमने वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम किसी गैस की जगह कम कर दी, तो वो अंदर ही अंदर ज्यादा प्रेशर लगाएगा गैस। देखो जब कंटेनर का जो पिस्टन था, मूवेबल पिस्टन, वो जो ऊपर से नीचे, वो जो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था ना, उसको मैं मूवेबल पिस्टन कह सकता हूँ, ठीक है। सपोज, या कुछ कोई ऐसी चीज है जो वॉल्यूम को कम ज्यादा करने में हेल्प कर रही है। अगर मैं उसको ऊपर ही रखूं तो क्या गैस अंदर प्रेशर लगा रही थी? ना सोचो और बोलो। ना सर थोड़ा कम लगा रही होगी। हाँ लगा रही है, वेरी गुड। ठीक है, अभी समझो ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है? यस सर। यस क्या सर। वो गैस मॉलिक्यूल्स इस रूम के वॉल्स पर प्रेशर लगा रही है? हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ साहब ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि मैं इस रूम का एक दीवार जो है ना खिसका दूं और उसको अंदर ले लूं, मान लो कि ये जो पीछे वाली दीवार है ना, मूवेबल है, मूवेबल, तो मैं इसको अंदर लेकर आ जाऊं, यानी मैं रूम कमरे का स्पेस कम कर रहा हूँ। तो प्रेशर ज्यादा हो यस जाएगा। सर। ज्यादा। हाँ, तो अगर मैं कमरे का स्पेस कम कर दूंगा तो जो मॉलिक्यूल्स की जगह है वो कम हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की हाँ, और प्रेशर जगह ज्यादा। तंग हो जाएगी ना, और जगह कम हो जाएगी तो वो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, है या ना? ठीक है, हाँ यस सर। 100 लोगों को मैदान में छोड़ो और 100 लोगों को एक छोटे से कमरे में छोड़ दो, ठीक है, मर्डर हो जाएंगे अंदर, है या ना? ठीक है, लड़कियां तो 2 ही काफी है। आपने सुना होगा एक घर में 100 लोग रह सकते, मर्द रह सकते, लेकिन 2 लड़की औरतें नहीं रह सकती, ठीक है। मारा मारी फिक्स है, ठीक, बुरा लगता है तो लगने दो, फितरत है, ठीक है। ऊपर वाले ने जो है ना अलग खूबियां औरतों के अंदर रखी है, कुछ अलग खूबियां मर्दों के अंदर रखी है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बोल रहे हैं कि झगड़े वगड़े करते हैं लड़कियां, तो जज्बात औरतों के ज्यादा अच्छे रहते हैं मर्दों से। छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो बाप तो पेपर पढ़ते रहेगा, ठीक है, उठाएगा कौन बच्चे को? पहले मोहब्बत सबसे पहले किस में? जब मैं ये नहीं बोल रहा कि काम औरत का ही है बच्चे को उठाने का, ठीक है, लेकिन जज्बात किस में सबसे ज्यादा रखे गए? अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर रखे, ठीक है।
तो उसमें लेकिन ऐसा है कि एक एक जबान का फैक्टर भी रहता है, तो जिसकी वजह से, क्योंकि जज्बात है तो जज्बात बाहर जल्दी निकल जाते हैं और जबान के जरिए एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो लड़ाई करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट रहते हैं। अभी आजकल फितरत सब चेंज हो रही है, वो अलग बात है, ठीक। तो अब ये समझिए कि यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल थे, क्या ये शुरू में प्रेशर लगा रहे हैं? बोलो। यस सर। गैस का प्रेशर में बात कर रहा हूँ मैं, बाहर के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। गैस प्रेशर लगा रही है, द आंसर इज हाँ क्या होगा अगर मैं इस गैस के वॉल्यूम को कम कर दूं? गैस जितनी जगह ले रही थी उससे कम जगह लेगी, तो अगर हम गैस का वॉल्यूम कम करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा। ठीक है। और जब किसी दुनिया की दो चीजों में ऐसा देखने मिलता है कि एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है, तो उसे हम इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है ना? एक के यस सर। बढ़ाने से दूसरा घटता है, एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन में लिख रहा हूं कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। प्रेशर कैसा रखा है बताओ? कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट क्यों रखा है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। बट उस चीज को अगर मैं ध्यान अवॉइड करूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, गैस के अंदर जितने पार्टिकल्स है वो भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं। बाहर से आप गैस भर नहीं रहे हो या गैस को छोड़ने रिलीज भी नहीं कर रहे हो, सब अपनी जगह पर है। अगर ऐसा है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको एक छोटी सी एक्टिविटी से समझिए, इसके आगे चल के एक फॉर्मूला बनेगा, अभी आपको मैं समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, उस क्लोज कंटेनर के अंदर, ये बॉयल्स लॉ पर भी मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, कुछ खास नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं, चाहिए तो नेट पर, 5-10 मिनट का है। आज जो पढ़ाऊंगा वो सब उसके अंदर मिलेगा। सपोज ये गैस का कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर मनचलों की तरह घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन रहता है। तो वॉल्यूम है कुछ, मान लेते हैं वॉल्यूम जो है ना वो 6 लीटर का है। कितने लीटर? नहीं, सपोज वॉल्यूम 8 लीटर का है। कितने लीटर का है? 8 लीटर का, ठीक है। और प्रेशर जो लगा रही है ना गैस, वो सपोज 3 ATM का है। मुझे पता चल गया, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है नापने के लिए। वॉल्यूम तो निकालना आसान है, ठीक है, बट आई हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स टू चेक दिस। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालूं, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट P इंटू V, तो बताओ क्या मिलेगा? 8 इंटू 3 4। या 3 इंटू 8, एक ही बात है ना, 24 यूनिट्स। मुझे नहीं पता अभी। अब एक और चीज देखो, सपोज मैंने इसी कंटेनर के अंदर गैस की जगह को तंग कर दिया। यहां मैं क्या कर रहा हूं बताओ? वॉल्यूम को घटा रहा हूं, सॉरी वॉल्यूम घटा रहा हूं, हाँ या ना? मान लेते हैं वॉल्यूम जो है ना वो 8 लीटर से हटके 6 लीटर हो गया। तो अब बताओ, अंदर की गैस की जगह तंग हो गई, तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे, फटाफट टकराएंगे, है या ना? यस सर। प्रेशर बढ़ने वाला है। मान लेते हैं प्रेशर 3 ATM से बढ़कर 4 ATM हो गया। अब भी लेकिन P इंटू V क्या आंसर दे रहा है बताओ? 24 दे रहा है, 24। ठीक है। अच्छा, शुरू में जो वॉल्यूम था उसे V1 और प्रेशर को P1 कहे, तो ये P1 V1 हुआ। और बाद में जो वॉल्यूम था उसको V2, और बाद का जो प्रेशर था उसे P2 कहता हो, तो ये P2 V2 हो गया। फर्क करने के लिए कि अलग प्रेशर अलग वॉल्यूम है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि P1 V1 P2 V2 के बराबर आ रहा है या ना? और P इंटू V हर बार वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो कांस्टेंट के लिए मैं K का सिंबल यूज कर सकता हूं। इज इट क्लियर? जैसे ये देखो, हम सब जानते हैं कि जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अल्फा हटता है, तो बताओ क्या आता है? अल्फा हटता है तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आता है। और जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत जगह लगेगा। व्हेनेवर टू quantities are inversely proportional to each other, their products are constant. And whenever two quantities are directly proportional to each other, their dash are constant. What? डिवीजन। हाँ, रेशियो, ठीक है,
कैसे पता बेटा तुझे? तुक्का मारा तौहीद या पता है? पता है सर, सलाम सर ने बताया था। सलाम सर? फरहान सर। फरहान सर ने, वही बोला सलाम सर कौन? कभी बताया? अभी हाल फिलहाल में बताया सबको कि पुराना है? पुराना है सर। ठीक है चलो, अभी मैं समझा देता हूँ सबको। आपको ये समझता है कि जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो वो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको ऐसे लिखते हैं। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है, उसको बोला जाता है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरे हाथ में नहीं है, ये जो भी आगे पीछे हो रहा है, हो रही है गड़बड़, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए तो वो दोनों चीजें कैसी होती है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको मैथ्स की जबान में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं मनी और चॉकलेट के बारे में कहूँ तो मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट, नहीं है ना? जितना पैसा उतना चॉकलेट मिलेगा। तो उसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिख देता हूं। मान लेते हैं एक चॉकलेट जो है ना, एक चॉकलेट 2 रुपए का है। एक चॉकलेट कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो 2 चॉकलेट कितने रहेगा? इधर लिख रहा हूं देखो, एक चॉकलेट 2 रुपए का, 2 चॉकलेट कितने का? 4 गुड, वेरी गुड, बहुत दिमाग है आपके पास। 3 चॉकलेट कितने का? 6 रुपए। तो जब भी मैं पैसे को चॉकलेट से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब भी जैसे 2 को 1 से डिवाइड करूं, 4 को 2 से डिवाइड करूं, 6 को 3 से डिवाइड करूं, जितने चॉकलेट है उसके पैसे से, चॉकलेट जितने खरीदे उसके पैसे से डिवाइड करूंगा तो हर बार आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फॉर्मूला बना मनी इज इक्वल टू 2 टाइम्स चॉकलेट। अरे बना के नहीं बना? हाँ सर। चॉकलेट की जगह 1 पुट करो तो 2 रुपया बनेगा। चॉकलेट की जगह दो चॉकलेट पुट करो तो कितना रुपया देना पड़ेगा दुकान वाले को? 4 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ये सब? यस सर। ठीक है, तो क्या मैं इसको, अगर मुझे पता है कि एक चॉकलेट 2 रुपए का है तो इंटू 2 करूंगा, इंटू 2 इधर नहीं। और अगर मुझे पता है कि एक चॉकलेट 3 रुपए का है तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 3। तो रेशो किसके बराबर हो जाएगा उन दोनों का? 3 के बराबर हो जाएगा। और अगर बहुत महंगा चॉकलेट है, 100 रुपए का एक है, तो रेशो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 100। अरे देखो ना, देखो ये लाइन तो देखो, इंटू 2 बोलो या रेशो इक्वल टू 2 बोलो, एक ही बात है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब अल्फा हटता है तो इक्वल टू आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? ठीक है, और एक कांस्टेंट आ जाता है के। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि वो जो 2 क्वांटिटीज है जिनके बीच में हम रिश्ता निकाल रहे हैं उनका रेशो कांस्टेंट होता है। तो जब जब 2 चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनका रेशो कांस्टेंट होगा। और जब जब 2 चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो के इंटू 1/b, तो ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो जब भी 2 चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम है, तो यहाँ पर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब मैं अगर तीसरी बार फिर वॉल्यूम चेंज करूं तो फिर प्रेशर बदलेगा, लेकिन कसम से दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर आप फिर बाद में ये नहीं बोलना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ऐसे ऐसा कैसा हो गया, तो इसके बीच में एक छोटी सी लाइन है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है P इंटू वी। इसके बाद ये लाइन आएगी, दिस विल इंप्लाई P इंटू वी इज इक्वल टू के। उसके बाद आप ये लाइन लिख देना, या डायरेक्ट समझता है तो डायरेक्ट लिख दो, आपकी मर्जी। और ऊपर फोटो है। अब ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, ये जो मैंने करके बताया हूं, यहाँ पर इमेजिन करके बताया हूं आपको, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं। मतलब अगर आपने टेम्परेचर में उंगली कर दी, जैसे पहली बार आपने देखा कि इतने वॉल्यूम पर इतना प्रेशर था, प्रोडक्ट 24 था, लेकिन अगली बार आपने वॉल्यूम कम करने के साथ साथ टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो जगह तो कम कर दी, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम कर देंगे ना तो एनर्जी कम होने पर मॉलिक्यूल ठंडे पड़ जाएंगे। तो हो सकता है वो 4 ATM का प्रेशर ना लगा पाए, ठंडे पड़ जाएगा, मतलब वो स्लो चलेंगे। समझ रहा है ना? ठीक है, तो अब शायद वो इतना प्रेशर ना लगा पाए। ठीक है,
गेटिंग द पॉइंट? तो वो P इंटू वी फिर से 24 के बराबर नहीं होगा। और अगर इसको मैं दूसरे नजरिए से और आपको सोचने पर मजबूर करूं तो इसको ऐसे सोचिए कि अगर ये सपोज ये जो 24 वैल्यू आ रही P इंटू वी की, ये 100 डिग्री पर आ रही है। कितने डिग्री पर आ रही है? 100. अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं 200 डिग्री पर करता तो बताओ क्या 8 लीटर पर पार्टिकल्स की, जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस, क्या 8 लीटर्स पर पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती? यस सर। जितनी अभी है हमारे एक्सपेरिमेंट में उससे कई गुना ज्यादा होती। ये पिस्टन तो हिलने नहीं वाला, वॉल्यूम तो मैंने फिक्स कर दिया, तो अब इनको जगह नहीं मिल रही, लेकिन गर्मी बहुत है अंदर, तो क्या करेंगे बताओ? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ, P इंटू वी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और वही 200 डिग्री के पर वॉल्यूम आप और कम करते हो तो जाहिर सी बात है प्रेशर और या तो 3 से 4 हुआ, वहां पहले से ही ज्यादा था, और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एकदम गर्म टेम्परेचर पर आपने एकदम कम जगह दे दी। जैसे ट्रेन में बंबई की लोकल में ऐसी ही गर्मी रहती है, ठीक है, काम पे जाना ये है, और सब जेंट्स के डिपार्टमेंट में सब गरम खूनी खूनी है, बंबई वाले लोग है सब, ठीक है। बस उधर से कोई जो है, उधर कोई और धक्का दे दे, वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर दे, तो हर दिन ट्रेन में कोई ना कोई एक झगड़ा तो होता होगा, फटता है आदमी, उधर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, तो दिस विल शो मोर प्रेशर एट लोअर वॉल्यूम्स इफ द टेम्परेचर इज हाई। आई मीन टू से दैट P इंटू वी दूसरे एक्सपेरिमेंट में जरा सा मैं टेम्परेचर बदलू तो P इंटू वी अलग मिलेगा, लेकिन उस टेम्परेचर पर भी वो कांस्टेंट होगा। 101 डिग्री पर P इंटू वी अलग होगा, लेकिन उस 101 डिग्री पर मैं 1000 एक्सपेरिमेंट कर लू, अलग अलग वॉल्यूम पर अलग अलग प्रेशर मिलेगा, लेकिन P इंटू वी हमेशा बराबर होगा। तो बताओ ये K किस पर डिपेंड कर रहा है? ये जो K है, ये K का आंसर किसके हिसाब से आ रहा है? टेम्परेचर। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है प्रेजेंटेशन में, आप एडजस्ट कर लो आज थोड़ा सा। K डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अच्छा, अगर सेम टेम्परेचर पे देखूं मैं, जैसे 100 डिग्री पर देख रहा हूं, तो 100 डिग्री पर हम ये देख रहे हैं कि P इंटू वी 24 बार बार आ रहा है। तो एट सेम टेम्परेचर P इंटू वी की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू, K तो वही रहेगा। P अलग हो, V अलग हो, लेकिन P इंटू वी सेम होगा। ये P इंटू वी की वैल्यू नहीं है, ये P की और V की वैल्यू है। P और V तो अलग अलग होगा, लेकिन K हमेशा वही आएगा, वही आएगा उस टेम्परेचर पे। और अलग अलग टेम्परेचर्स पर एट डिफरेंट टेम्परेचर K डिफरेंट होगा। कोई डाउट है यहां तक किसी को इस पेज में? नो सर। पक्का? ठीक है, तो तुमको जो जो काम का दिख रहा है वो लिख लो। सबसे पहले तो लिखना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, तुम लोग बोलता हूं, तुम लोग लिखो। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स भी कम ज्यादा नहीं हो रहे, उतने ही रखना है। वो आगे चल के मैं समझाऊंगा कि क्यों कम ज्यादा नहीं हो रहे, सब अभी बोल दूंगा ना तो क्वेश्चन आंसर करने में और दूसरे लॉज में भी ये सब बातें आती है तो मजा खराब हो जाएगा, फिर थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, कॉमा, कॉमा नहीं, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, comma, pressure of gas। अच्छा, मुझे प्रेशर ऑन गैस बोलना चाहिए या प्रेशर ऑफ गैस बोलना चाहिए? Of gas. ON या OF? प्रेशर ऑन गैस का मतलब होता है गैस के ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, गैस के ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है, जैसे ये प्रेशर, ये पिस्टन का बाहर से अगर मैं लगाऊं, क्या मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूं? नहीं।
नहीं, हालांकि कुछ गलत नहीं है वैसा सोचने में, लेकिन एक्चुअल में हम किसके प्रेशर की बात कर रहे हैं? गैस के गैस के प्रेशर की। तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? ऑफ। हाँ, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional to its volume, is inversely proportional to its volume। तो ये आपने स्टेटमेंट लिखा। अब इसका मैथ्स का फॉर्म लिखो मैथमेटिकली। P अल्फा 1/v, बाजू में दो चीजें लिख देना इसके, दो चीजें जो कांस्टेंट है। कौन कौन सी? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट है, ये याद रखने का। अमाउंट ऑफ गैस, कितनी गैस है के पार्टिकल्स है, तो वो तो मोल से ही मालूम पड़ता है। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स मोल्स के हिसाब से गिनते हैं, गैस हो या कुछ भी हो। फिर ये जितनी 3 लाइन जो लिखी है नीचे लाइन से, वो लिख दो। ये पीवी इक्वल टू के लिखना, फिर लिखना नहीं, नीचे नीचे ही लिखो सब लाइन से। P इज इक्वल टू के इंटू 1/v, फिर नीचे लिखो PV इज इक्वल टू के, फिर उसके नीचे ही लिखो। और अगर किसी को ये समझना है कि ये कैसे आया P1 V1 P2 V2, तो ऊपर के फोटो बना सकते हैं। मैंने YouTube पे वीडियो भी रखा हो, उसमें ऐसे कंटेनर दिखाया और बोला हो कि मानो ऐसा है, ऐसा बोला हो। वहां पर भी कुछ खास नहीं है, इतना पुराना वीडियो है। तो आप देख लेना चाहिए, तो रिवाइज हो जाएगा आज। फिर अगर किसी को ये देखना है कि एक, अगर समझ में आ गया है बिना एग्जाम्पल के, अगर आप लिख सकते हो तो लिख दो कि जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो क्या कांस्टेंट होगा, बताओ, बोलो। टेम्परेचर। नहीं 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 नहीं, जनरल जनरल जनरल, जब भी कोई भी दो चीजें, फिजिकल क्वांटिटीज या कोई भी नापने वाली चीज, मेजरेबल क्वांटिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो क्या कांस्टेंट होगा? हाँ, रेशियो कांस्टेंट होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो टीचर आपको रिश्ता बताते, फॉर्मूला आप मन में सोच लेना फौरन। अगली बार जब भी कोई चीज, कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाए और बोले देखो इस चीज से ये चीज इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आप अपने मन में कहानी बना लेना कि ये दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा फिर तो। फिर अगर वो आपको रफ जो लिखना है वो लिख लेना इधर उधर, मेन जो है वो आगे का नोट है। सम होंगे ये फॉर्मूले पर, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हो गया, लिख लिया सबने? मेक श्योर कि जब आप रिवाइज करें तो आप हूबहू सब लिख पाए। उसके बाद आप नोट्स देखना और कौन से पॉइंट छूटे।
फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो आपको आधे से ज्यादा तो आता रहेगा खुद से, याद करना भी आसान, सब आसान। फिर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक खोले तो धोखा लगता है, पहले दिन ऐसा लगता है कि हाँ सब तो आ रहा है, फिर जब एक हफ्ते बाद बुक खुलती है तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं याद आ रहा है। चलिए अब ग्राफ देखते हैं, बढ़ू ना आगे में, ठीक है। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का कैसा ग्राफ बनता है, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ, ठीक है। उसके लिए ना मुझे आपको इक्वेशन समझाना पड़ेगा। रखा हो गया मैंने इक्वेशन? नहीं, मुझे समझा दूंगा, चलो ठीक है। देखो क्या हमने देखा कि P इंटू वी, P इंटू वी K के बराबर है। अरे ये इक्वेशन देखा ना आप लोगों ने? Yes, sir. यस या अगर मैं उसका ओरिजिनल फॉर्म ही बोलूं वही ज्यादा बेहतर है। दिस वन इज नॉट गुड। So this line will imply that P is equal to K times 1/v, ठीक है। फरहान सर ने अभी हाल फिलहाल के लेक्चर्स में आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन बताई होगी, यस सर ठीक है। और उसमें से एक फॉर्म बताया होगा सर ने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम के साथ बताया या सिर्फ लाइंस के इक्वेशन बताए? लाइंस के इक्वेशन लाइन बताया से सर। इक्वेशन बताया है। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो y एक्सिस को किसी पॉइंट c पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका इक्वेशन कैसा होता है लाइन का? इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ बताए? यस सर बताया ना, c और m के साथ ही ना। Yes. अगर मान लेते हैं स्पेशल केस के अंदर मैं बोल देता हूँ लाइन जो है y एक्सिस को 5 पर कट कर रही है और उसकी ढलान 3 की है, स्लोप कितने की है? 3। स्लोप यानी कि डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज। तो मालूम है इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, बोलो 3x plus 5. 3x प्लस 5। m की जगह 3 लिख दिया, स्लोप है ना। और c y इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना तो y एक्सिस, ठीक है। तो अभी देखो, अभी अपना ये जो p है ना, वो जो p है ना, ये है अपना y एक्सिस। ये देखो ये जो वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस होता है या ना? Yes. और 1/v क्या है? 1/v कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा बताओ, इसमें आगे कुछ नहीं है, आगे प्लस में 0 बोल सकता हूँ, +0 हाँ. समझ रहा है ना? ठीक है। तो ये जो +0 है ये क्या है? C. c है, बहुत अच्छे। और ये k क्या है? k। और ये 0 क्या है ये बताओ? M. K slope है और हाँ। 0 ये स्लोप हो गया। और ये क्या हो गया? C. यानी कि y इंटरसेप्ट। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है। तो बताओ अगर y इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन कहाँ से जानी चाहिए, बोलो? ओरिजिन से। हाँ, ओरिजिन से। जैसे देखो यहाँ y इंटरसेप्ट 5 था तो लाइन कहाँ से जा रही थी? 5 से. 5 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। हाँ. अच्छा अभी बताओ p की डिग्री क्या है, p का इंडेक्स क्या है? p का इंडेक्स 1 1. और 1/v का इंडेक्स भी क्या है? 1. 1। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? कर्वेचर नेचर का होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? कर्व कर्व होगा, स्ट्रेट होगा। अभी अपन ना 10वीं में एक चैप्टर पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन। हाँ अब सुनो, हाँ उसमें इक्वेशन आता था 3x + 4y = 5, आता था ना? आता था ऐसा इक्वेशन 4x प्लस। अब उसका अपन जब ग्राफ बनाते थे ना ग्राफ पेपर पे तो ऐसा ग्राफ बनता था, है ना? ऐसा बनता था, ऐसा बनता था ना? नहीं, फिर कैसा बनता था? लाइन बनती थी. स्ट्रेट लाइन बनता था। अच्छा पूरे चैप्टर में कोई भी इक्वेशन ऐसा था 3x³ + 4y² = 7? नहीं था। इक्वेशन ऐसा था?
नहीं था क्योंकि वो क्वाड्रेटिक हो जाता ना, हाँ नहीं, ये वाला तो क्यूबिक हो जाता फिर। ये पॉलिनोमियल वही है। क्यूबिक हो जाता। हाँ, तो अब ये सारे इक्वेशंस कैसे थे? लीनियर लीनियर इक्वेशन। थे क्या आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन का नाम लीनियर क्यों है? उसका नाम ही बिकॉज लीनियर पावर। क्यों। उसका पावर 1 पहचान है बेटा उसकी, कि 1 होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नाम क्यों पड़ा उसका? स्ट्रेट लाइन रहती है स्ट्रेट इसलिए। लाइन। हाँ, जब भी हम डिग्री 1 वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो हमें कैसी लाइन देखने मिलती थी? स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो अगर उसको सचिन देखता तो बोलता आइला सीधा है, ठीक है, सीधा है मतलब कैसा है? लाइन है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसलिए उसे लाइन का इक्वेशन कहते हैं, लाइन का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना डिग्री 1 वाले, ये सब लाइन के इक्वेशन है, इसलिए इनका नाम लीनियर इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? डिग्री 1 वो तो लिखते टाइम पहचान है उसकी, क्या हाँ लिख कर पहचाने बिना डायग्राम बनाए, लेकिन डिग्री 1 वाले को लीनियर क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो मैं ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाँ, कि आपको इक्वेशंस में ये समझ में आया कि पी वाई एक्सिस है और 1/v अक्खा के अक्खा एक्स एक्सिस है, और उन दोनों का पावर क्या है, उन दोनों का इंडेक्स क्या है? 1। तो क्या हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है? यस। और अगर डिग्री 1 है तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? स्ट्रेट बनेगा स्ट्रेट बनेगा। और कहाँ से जाएगा वो ग्राफ? ओरिजिन से, तुमको कैसे पता चला ओरिजिन से जा रहा है? क्योंकि वो जीरो है ना और उसका हाँ, कांस्टेंट जीरो है। अच्छा अच्छा। जैसे अगर मैं एक लाइन बनाऊं आपको बता के बोलूं y इज इक्वल टू 5x, तो बताओ इसका स्लोप क्या है? 5। 5। मैच द पेयर, मैच द पेयर। बचपन में करते थे ना, इधर एप्पल बना यस होता था यस। और इधर लिखते थे ए बी, तो फिर बच्चा ऐसे ए से मैच करता था, ये ना। इट्स नॉट हाँ दैट हार्ड, हाँ। ठीक है, अब बताओ इसी इसी लाइन का स्लोप क्या है? सॉरी, 0। स्लोप तो 5 है, स्लोप 5 हो तो हो गया। हाँ वाई वो इंटरसेप्ट क्या है? वाई कांस्टेंट इंटरसेप्ट 0। 0 है। वेरी गुड। ऐसे पता चला 0 है? कुछ कुछ भी नहीं नहीं है है। तो जीरो है। प्लस 0 रहेगा, समझ रहा है? उससे कंपेयर हो जाएगा। एम आपका स्लोप होता है और सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो उस हिसाब से जो हमारा जो ग्राफ है वो भी ऐसे ही बनेगा। तो कौन बताएगा इस ग्राफ का स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? माइक ऑफ करो भाई, किसी का इको हो रहा है डबल। सर स्लोप कांस्टेंट है क्या है लेकिन? के। ये है, वो तो दिख रहा है, वो तो लेफ्ट में लिखा भी हूँ मैंने, उतना ही तो देख के बोलना था, वेरी गुड तक की। लेकिन अफसोस की बात है अगर आप बाकी सब नहीं बोल पा रहे हैं तो। समझा? ठीक है, इसको सिस्टमैटिकली अगर मैं लिख के बताऊं तो ऐसा दिखेगा। अगर आपको बुक में अच्छे से लिखना है ना, वी नो दैट पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, पी इज इक्वल टू के इंटू 1/v, है या ना? फिर अगली लाइन में लिखेंगे p इज इक्वल टू के इंटू 1/v प्लस 0। अब बताओ इसको किससे कंपेयर करूं? y इज इक्वल्स टू y mx इक्वल्स प्लस। टू mx प्लस। ऐसे सिस्टमैटिकली बुक में ऐसे लिखो, इतना सब कचरा मत लिखो जो मैंने लिखा लेफ्ट में। अब बताओ m क्या है? कंपेयर कर रहे हैं ना, k। m k क्या है? है। हाँ देखो, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तो दिख रहा है कि ये y एक्सिस है, और ये क्या है? x x एक्सिस। एक्सिस। वो तो डायग्राम में ही दिख रहा है ना, ग्राफ ही उसका बना रहे अपन, वो हमने डिसाइड किया। तो m क्या है? k। और c क्या है? 0। 0। m k मतलब स्लोप क्या है? k k। और y इंटरसेप्ट 0। इट इज लिखा हुआ मैंने, y इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब क्या कि लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, origin। ओरिजिन। y intercept 0 है। And how come I know that the line is a straight line? Because of the degree of डिग्री the इक्वेशन। equation, बोल सकते हैं। छापो।
अब जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं ना, सीबीएसई के, ये जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, जो फरहान सर अभी सिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वगैरह, और जो दूसरे भी है y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये भी सिखाए होंगे। ये सब उन लोग 10 में कर लेते। इस साल मैं सिखा रहा हूँ फाउंडेशन वालों को भी, ये सब 5 इक्वेशन बता के रख दिया इस साल जो 10 में है। और प्रोएक्टिव बैच में फरहान सर ने पढ़ाया था ये सब ग्राफ, मगर मोशन से रिलेटेड पढ़ाया था। 9th में कराए थे ना तुम लोगों को? हाँ हाँ, मोशन से रिलेटेड ग्राफ। हाँ, इसीलिए तो तौहीद बोल भी रहा था, वहीं पढ़ा होगा ना तौहीद? हाँ सर, 9वीं की बात। हाँ, गुड। जरा कोई टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो और बताओ कि स्टेट बोर्ड में कितने ग्राफ है बॉयल्स लॉ पर? 3 है 3 है सर। सर। 3। अच्छा, लिख लिया सबने? यस Yes, sir. अब प्रेशर वर्सेस 1/v का ही ग्राफ, लेकिन 3 आपको ऐसे ग्राफ दिए, ठीक है? मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये किसी एक टेम्परेचर पर हुए एक्सपेरिमेंट का है, ये किसी और टेम्परेचर पर हुए एक्सपेरिमेंट का है, और ये किसी और टेम्परेचर पर हुए एक्सपेरिमेंट का है। आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अब इसका सबसे घटिया जवाब होगा, सर T1 ऊपर दिख रहा है इसलिए T1 ज्यादा है, ठीक है? फालतू जवाब। अगर आपके मन में आया है तो कुचल दो उसको, ठीक है? जवाब मैं समझाता हूँ, फिर आगे आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद अप्लाई कर पाएंगे, देखना। ये बताओ कि इन तीनों ग्राफ्स में कौन सबसे बड़ा एंगल बना रहा है? T1 टेम्परेचर वाला ग्राफ, T2 वाला है, T3 वाला? T1 T1 वाला. T1 वाला। तो किसका टीटा सबसे ज्यादा है? टीटा T1 का. वन का। T1 का। T1 का। तो क्या आपको पता है कि टीटा का स्लोप पर असर पड़ता है? टीटा का कुछ रिश्ता है स्लोप ऑफ द लाइन से? हाँ। क्या रिश्ता है? स्लोप टीटा की मदद से निकलता है क्या? tan थीटा। हाँ, वेरी गुड, tan थीटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड, ठीक है? यस सर। अच्छा, क्या आपको ये भी पता है कि जितना थीटा ज्यादा होगा उतना tan थीटा भी ज्यादा होगा? तुम सोचो ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, चलो उनके एक एक के tan निकालते। ये थीटा है, tan 0, tan 0, 0. 0, tan 30 1. अपॉन रूट 3, याद होना चाहिए, याद। 1. Sorry, 1. tan 45 ये फेमस है, 1. 1, ये रूट 3, और ये Root. Not defined. Not defined. हाँ. ठीक है? इसको याद रखने की tan वाले की मैं अक्सर ऐसी ट्रिक बताता हूँ। 0 बड़ा है 8 आना, अरे 0 बड़ा है 8 आना, 8 आना बड़ा, 1 बड़ा, 1 1 बड़ा, 2 बड़ा, 2 2 नॉट डिफाइंड। 2 की जगह रूट 3 सोच लो बस। अक्सर कंफ्यूजन इधर ही होता है बच्चों को, रूट 3 और इसमें कि 30 का क्या और 60 का क्या। तो छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, tan थीटा भी तो बढ़ते जा रहा है। 1 से बड़ा रूट 3 होता है, मालूम? रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रूट 3? बोलो। 1.73। हाँ, जो 1 से बड़ी होती है,
ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जा रहा है उसका टैन भी बढ़ते जा रहा है। तो मेरा ये लिखना कि थीटा इंक्रीजेस टैन थीटा आल्सो इंक्रीजेस, ये सही बात है यस। जो इधर मैंने लेफ्ट में लिखा हो। अगर टैन थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है? tan theta. tan theta नहीं है ना? तो ये समझ में आया कि स्लोप कौन सी लाइन का सबसे ज्यादा है, कौन सी लाइन का? ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड T1 लाइन का. है, थर्ड लाइन? फर्स्ट लाइन का, T1 टेम्परेचर वाली लाइन का। अच्छा, स्लोप को ही हम एक निशानी भी देते हैं इन ग्राफ्स के हिसाब से। स्लोप यहाँ पर इस इन तीनों ग्राफ का अपना अपना एक स्लोप होगा ना, ठीक है। तो हाँ. स्लोप के लिए जनरल निशानी क्या है? M. हाँ, m बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या है? k है या ना? हाँ. अरे समझ रहा है कि नहीं? और k किस पे डिपेंड करता है? Temperature. हाँ, और कैसे डिपेंड करता है कि k बढ़ता है तो t बढ़ता है? इज इट क्लियर? Yes sir. ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो k किसका सबसे ज्यादा होगा बताओ? k किसका सबसे ज्यादा है? T1 का. हाँ, कैसे पता चला तुमको बेटा? थीटा बड़ा है। हाँ, जिसका थीटा बड़ा है उसका k बड़ा है, और जिसका k बड़ा है उसका t बड़ा है। मतलब कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? T1 का. T1 का। ठीक है। इसको मैं दूसरी जबान में समझाऊं तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट सोचने पर मजबूर किया था, सोचो कि 200 डिग्री पर क्या होगा। तो याद करो 100 डिग्री पर, अगर 100 डिग्री पर एक्सपेरिमेंट्स का पीवी से 24 आ रहा था। पीवी यानी के, यही है ना? हाँ. ठीक है, यही के होता है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या 200 डिग्री पर भी पीवी यानी कि के, आपका के, ये के अपॉन नहीं है, ठीक है, ये 24 आएगा? नहीं. फिर क्या आएगा बताओ? कम आएगा ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा। वो हमने सोचा था, मान लेते हैं ये 85 आ रहा है, कुछ 85 आ रहा है। तो बताओ जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका, वैल्यू जिसका के ज्यादा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और जिसका के ज्यादा होता है मतलब उसका स्लोप, के ही तो स्लोप है ना, इसलिए माइक्स ऑफ करेंगे सब तो समझेगा। ठीक है, जिसका के ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि के ही तो स्लोप है। इक्वेशन क्या है इस ग्राफ का? इन सारे ग्राफ का इक्वेशन है p = k × 1/v। इसको कंपेयर करो y = mx + c से, तो k क्या हो गया? स्लोप हो गया। ठीक है, क्योंकि m स्लोप था। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लोप k है यहाँ पर। तो अगर k ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, और स्लोप का बचपन में फॉर्मूला क्या पढ़े थे? tan थीटा। अब tan थीटा ज्यादा है, और tan थीटा कब ज्यादा होता है? जब थीटा ज्यादा होता है। तो ऊपर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। You should know trigonometry, you should know coordinate geometry, you should know Boyle's law. ठीक है, you should know all this. वरना बोलना तो बहुत आसान है, सर टी ना, ये ग्राफ ना ऊपर से जा रहा है इसलिए टी बड़ा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। सबको समझाना? Yes sir. सब मैं कल कराऊंगा, अभी खाली ग्राफ खेल रहे हैं आज। तो किस ऑर्डर में इसका आंसर है? के ज्यादा है तो के किसका ज्यादा है? T1 का. T1 का। तो सीधा सीधा अपन बोल देंगे कि T1 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2, फिर T3। T3. हाँ, तो ग्राफ देख के बता देंगे हम कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। कितने टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता यहाँ पर अभी, लेकिन ये तो जरूर बता सकते हैं कि जो जिसका स्लोप बड़ा है, जो ऊपर से लाइन जा रही है उसका स्लोप बड़ा होता है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। But this only works when the graph is plotted between pressure and reciprocal of volume. Huh? This is not the graph of pressure and volume. This is the graph for pressure and the reciprocal of volume.
यानी 1/v, इसीलिए मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का सबूत यहां है। मिट गया क्या सब? सॉरी, फिर से लिख के दिखा देता हूं। देखो, जो लिख रहे हो साथ साथ में लिख सकते फिर से। वी नो दैट एज थीटा इंक्रीजेस tan थीटा इंक्रीजेस, दैट इज tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप Slope. इंक्रीज। और हम हमारे चैप्टर में स्लोप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? K. केस। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि के का डायरेक्ट किससे ताल्लुक होता है? Temperature. टेम्परेचर से। तो इसका मतलब के तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? या टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब के बढ़ेगा, कैसे ही बोलो। तो बताओ, इन तीनों ग्राफ्स में के किसका ज्यादा है? के यानी क्या? स्लोप, यानी कि tan थीटा। T1. वो थीटा पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि तीनों में से सबसे बड़ा थीटा T1 का है, तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 बाय ऑब्जर्वेशन। इस लाइन का मिसाल ट्रिग्नोमेट्री में है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है? यहां से यहां हम कैसे पूछे? तो इस लाइन का सबूत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप tan थीटा के बराबर होता है या ना? ठीक है। और स्लोप k के बराबर है, ये हमने कहा देखा? तो ये इसी चैप्टर में देखा, बॉयल्स लॉ के एक्सप्लेनेशन में। ये वाली लाइन भी बॉयल्स लॉ के एक्सप्लेनेशन में। इस सब में रेफरेंस दे रहा हूं आपको। एक बार फिर से याद रखिए, इस चैप्टर के जो शुरू के 2-3 पेजेस है, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, बॉन्डिंग है, ये फोर्स वो फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स, ये सब फोर्सेस, उसमें से कुछ एक आध तो मैं ही बताऊंगा आगे चल के, और मैक्सिमम उसका जो है अरसलान सर सिखाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है? तो इसलिए मैं वो शुरू के नहीं बता रहा हूँ। ये चैप्टर असल में गैस लॉस से चल होता है जो मैं सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को रीडिंग और प्रिपरेशन वहां से करनी है, गैस लॉस से। और अभी थोड़ा भरोसा हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी जो छोड़ने बोला था मैंने, वो आगे कहीं ना कहीं आ गया, मिला ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। फिर वैसे ही सेकंड चैप्टर में देखो, एकदम लास्ट का पेज, 1.5 पेज छोड़े थे, आधा पेज, यस सर। वो ग्राफ से रिलेटेड था, प्लॉटिंग था, वो सीख रहे हैं अभी इधर। वो टाइम पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि लॉ ही नहीं पता था, तो फिर वो ग्राफ समझाने में टाइम जाता। चलो, सबने लिख लिया होगा ये। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ये बताओ कि क्या प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स। इनवर्स, पक्का? यही तो बॉयल चीचा बोले थे कि जितना आप वॉल्यूम कम करोगे उतना गैस का प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है मैक्सिमम केस में, अगर दो ही चीज हो तो दो ही, और कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है?
तो जब दो चीजें होगी तो प्रेशर ऐसे, ग्राफ ऐसे बनता है। अब इमेजिन करो कि अगर मैं गैस का वॉल्यूम बढ़ाऊं, गैस का वॉल्यूम बढ़ाऊं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूं, से 2 लीटर गैस का वॉल्यूम है, इधर 0 मार्किंग है, ठीक है, प्रेशर बहुत है, बहुत है, से 50 एटीएम है, 50, इट्स नॉट 50 तोला, इट्स 50 एटीएम, ठीक है, ये कंटेनर है, फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो इसका, ठीक है, वॉल्यूम कम है, कम 2 लीटर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर कितना है बताओ, ज्यादा है 50। कितना है, 50 एटीएम। क्या होगा अगर मैं इस जगह को खुली कर दूं, पिस्टन को ऊपर उठाओ, ऐसे उठाओ यहाँ से, हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, जगह बढ़ गई, और गैस जो प्रेशर लगा रही थी अब उतना प्रेशर लगाएगी क्या, नहीं। जैसे ही आप बम्बई जाते हैं और दादर आ जाता है, दादर, तो क्या होता है बताओ, ट्रेन अरे खाली हो जाती है। हाँ, ट्रेन खाली हो जाती है, आप हाथ वाथ फैलाने लग जाते हैं, सांस लेते, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक। हाँ। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, आपका प्रेशर कम हो गया, जो आप एक दूसरे को कोनिया मार रहे थे आजू बाजू वाले को, इधर खिसक उधर खिसक, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रेन का प्रेशर कम हो गया अंदर। ये किसका तो माई के जो खराब है, ठीक है। तो जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ग्राफ के दिखाना बाद में था मुझे, ठीक है, जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ग्राफ की जबान में मैं कहूंगा कि मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ूंगा, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, है या ना, हाँ। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा बताओ, घटेगा। घटेगा, प्रेशर घटेगा, मतलब जो वाई एक्सिस की वैल्यूज है वो कहाँ आएगी, नीचे। नीचे है। जैसे अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्लॉट करूं, सपोज मैंने देखा 10 लीटर पर, 10 लीटर पर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, 10 लीटर पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो प्रेशर मुझे बहुत ऊपर कहीं मिलेगा, बोलो बोलो, सोच कर बोलो, नहीं, क्यों ऊपर नहीं मिलेगा, ये वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, नीचे। 50 के नीचे मिलेगा। हाँ, नीचे मिलेगा, 50 के नीचे मिलेगा, यानी यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ, जैसे 2 लीटर का यहाँ मिल रहा था। अच्छा, समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा प्रेशर कम होता जाएगा। कोई डाउट किसी को? इस ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म क्यों कहते हैं सोचो, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम, और थर्म किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर। हीट से। टेम्परेचर से। क्या हम बॉयल्स लॉ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, माइक ऑफ कर दो सब, तो जो हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर होता है। तो आप इस एक ही एक टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज एट 100 डिग्री सेल्सियस आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जा रहे हो, तो आपको ये देखने मिलता है कि ग्राफ ऐसे मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि दिस इज डन एट अ फिक्स टेम्परेचर फॉर अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक ही टेम्परेचर पर, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर गैस आप एक ही टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करते जाओ, तो आप देखोगे कि जितना आप वॉल्यूम उसका बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होते जाएगा। अच्छा, उसका उल्टा सोचू कि जब वॉल्यूम ज्यादा था तो प्रेशर, बोलो, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो प्रेशर, देखो कहाँ दिख रहा है, नोट करने आता ना ग्राफ आपको, ठीक है। और जब वॉल्यूम आपने धीरे 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 कम करते गए तो प्रेशर कहाँ कहाँ आते गया, बढ़ते गया। समझ में आ रहा है? यही तो सीखा था हमने, जितना वॉल्यूम हम जगह तंग करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। उसका उल्टा बताया मैंने दादर वाला, कि जितना हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे उतना प्रेशर कम होते जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ज्योमेट्रिकली ऐसे ग्राफ को रेक्टेंगुलर आइसोथर्म कहते हैं। ये जो शेप होता है ना, ये शेप, इसे रेक्टेंगुलर
सॉरी सॉरी, रेक्टेंगुलर आइसोथर्म नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते ज्योमेट्रिकली। ठीक है, छापो। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ का होमवर्क है आपको, तीनों में कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ये बताना। पहले खुद सोचना है, नहीं आया तो नेट पे से वो मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। कल बताऊंगा नहीं, कल मैं पूछूंगा क्या समझ में आया। ये ग्राफ होमवर्क है। नेक्स्ट, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसे बनेगा? एनी गैसेस, एनीवन? पीवी वर्सेस पी का ग्राफ दिमाग लगाओ। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन की मदद लो। दिख गया। ठीक है, बोलो, इक्वेशन की मदद लेंगे। इक्वेशन मालूम है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। तो PV किसके बराबर है? K के। यानी PV क्या है बताओ? कांस्टेंट है। अगर PV तुम्हारा y एक्सिस है, यही है ना y एक्सिस, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, इट्स लाइक, दिस इज लाइक y is equal to some 5 number, y is equal to 3, y is equal to 4। तो बताओ y is equal to 5 का ग्राफ कैसे बनता है? y is equal to 5 का ग्राफ, अरे बोलो। x से पैरेलल होते हैं। हाँ, और y को 5 पर कट करते हुए आता है, ऐसा बनता है कि नहीं? यही है ना y is equal to 5? यस। या ये है y is equal to some constant, जो भी है, जो भी कांस्टेंट, यही तो नंबर को ही तो कांस्टेंट बोलते हैं अपन। जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं नॉर्मली, 5 ही रहेगा। कल को मोदी 5 रुपए को 10 रुपया बोलने लग जाए तो थोड़ी हम मान लेंगे,
कुछ भी बात, ठीक है। तो ये समझ रहा है ना आपको, ठीक है। मैं y की जगह पर pv क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया है कि y एक्सिस को pv माना गया है और x एक्सिस को p माना गया है, और हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, बोलो, pv कांस्टेंट के बराबर आता है। तो pv कांस्टेंट है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने जो फर्स्ट पेज में एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें pv 24 आ रहा था बार 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 बार, तो उसका ग्राफ कैसे बनता बताओ। pv पे एक लाइन कट करते हुए आती 24 पर। अरे pv 0 भी हो सकता है, pv 1 भी हो सकता है, pv 2 भी हो सकता है, pv 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है। समझ रहा है आपको, ये सब जो है ना ये pv की वैल्यू है। आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी समझने में, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने y एक्सिस को हटाकर उधर p इंटू वी लिख दिया, मेरी मर्जी, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा। इज दैट क्लियर, ठीक है। Yes, अब sir. ये ग्राफ ये कहता है कि प्रेशर कुछ भी हो, कुछ भी हो, 5 एटीएम का प्रेशर हो, ठीक है, पीवी अगर 24 मिल रहा है, सपोज ये 25 है सपोज, जैसे उसमें था कि प्रेशर कुछ भी हो, तो वॉल्यूम ऐसा कुछ आएगा जिससे प्रेशर इंटू वॉल्यूम 24 होगा। समझ में आ रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर प्रेशर मान लेते 10 एटीएम का है, तो वॉल्यूम ऐसा कुछ होगा जिससे प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या मिलेगा अपने को, 24 मिलेगा। सो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर इंटू वॉल्यूम। दिस इज द ग्राफ ऑफ P वर्सेस PV, ठीक है। तो वट एवर योर प्रेशर इज, we know that changing pressure changes volume but P into V remains constant। ये तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि PV K है, PV कांस्टेंट है, दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वही तो लिखे हमने। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। लिखो, ये लिखो। एक्स एक्सिस प्रेशर बता रहा है, प्रेशर तो बदलेगा, हम अलग अलग प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी बदलेगा। हाँ, लेकिन हमारे को ग्राफ में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं दिखा बनाना है ही नहीं, हमें सीधा P इंटू वी देखना है। तो प्रेशर कितना भी बदले, वॉल्यूम भी कितना भी बदले, P इंटू वी वही रहता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। सो इफ दिस ग्राफ इज ड्रॉन ओवर अ फिक्स टेम्परेचर, P इंटू वी विल ऑलवेज लुक द सेम or will always give the same value. So because it is giving the same value for all pressures, it is same। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर वो याद करो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या था, शुरू में प्रेशर था 3 एटीएम का, याद है। वॉल्यूम में कितना था पीवी की, वॉल्यूम कुछ भी हो, पीवी कितना था 24 24 था, ठीक है। उसी 100 डिग्री पर जब प्रेशर 4 एटीएम का हुआ था, वॉल्यूम कुछ भी हो, पीवी कितना था 24. 24। अब हजम हो रहा है थोड़ा सा, हाँ. सर हम खुद से कोई भी नंबर पे बना सकते हैं क्या पीवी? हाँ बेटा, लेकिन जब असल में तुम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो जो जैसा मिलेगा वैसा ग्राफ बनाना रहेगा, जो एक्सपेरिमेंट में तुमको डेटा मिलेगा। जैसे तुम किसी टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुमने देखा कि इतने प्रेशर पर इतना वॉल्यूम, इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम, इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम, तो 3-4 आपने देख लिए। तो फिर वो जो हाँ। 3-4 में जो पीवी जो आए, तो जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है तो P वो इंटू वी हर constant बार है। कांस्टेंट आएगा। अब मान लो कि तुम्हारा पीवी उस एक्सपेरिमेंट में 10 आ रहा है, तो तुम जब उस एक्सपेरिमेंट को इस ग्राफ के हिसाब से बनाओगे तो पीवी 10 पर एक लाइन बनाएंगे जो 10 पर पैरेलल ऐसे जाएगी, 10 पर कट करते हुए जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर तुम अपने मन से कोई भी प्रेशर देख लो, से 200 एटीएम, तो तुम्हारा पीवी किस पर जाएगा,
पीवी किस पर जाएगा? 100 पर ही जाएगा, सॉरी 10 पर ही जाएगा, जो भी था वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा, ठीक है, जो भी तुमको वैल्यूज मिली उसी पर जाएगा। अच्छा, इन दोनों की मदद से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। सोचो कैसे, पीवी के बराबर है, ठीक है, मुझे पता चल गया प्रेशर 200 एटीएम है या ना, और अब मेरे एग्जांपल में के कितना चल रहा है? 24 चल रहा है। अरे वही के है ना, पीवी के बराबर होता है, ठीक है। तो बताओ मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा कि नहीं बैठे बैठे? हाँ। कि अगर मुझे के पता है तो ये पता चल जाएगा कि उस गैस का 200 एटीएम प्रेशर रखने के लिए वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा मुझे, ये मैं पता कर लूंगा, बैठे बैठे ही बता दूंगा कि इतने वॉल्यूम पर इतना प्रेशर आने वाला है गैस का। हम्म, हाँ, अभी फरहान सर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं बंद कर रहा हूँ। आगे की कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग वीडियो में देखना और जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, और वो जो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया वो पहले खुद से ट्राई करना, फिर उस वीडियो में सोल्यूशन देखना। देख लेंगे ना? यस सर। ठीक है, यूट्यूब पे बॉयल्स लॉ अब्दुल मतीन सर लिख देना तो आ जाएगा, या चैनल पर जाकर सर्च करना पड़ेगा, बहुत पीछे है। 10 मिनट का वीडियो पूरा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से आज का। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो वी कंप्लीट बॉयल्स लॉ विदाउट न्यूमेरिकल्स। हाँ, सम अपन कल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।